इधर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू क्यों लागू हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, बेकाबू होता कोरोना क्या कुछ बता रहा है। गुरुवार को अगर देखा जाए तो 6,658 कोरोना के संक्रमित मरीज प्रदेश के भीतर मिले। 33 लोगों की मौत दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जयपुर में 848, जोधपुर से 847, कोटा से 638, अलवर से 361, बीकानेर से 194, उदयपुर से 711, अजमेर से 258, भीलवाड़ा से 332, पाली से 54, नागौर से 85, सीकर से 145, भरतपुर से 89, डूंगरपुर से 239, श्रीगंगानगर से 82, राजसमंद से 247, जालोर से 121, चित्तौड़गढ़ से 174, बाड़मेर से 24, सिरोही से 71, झुंझुनू से 70, झालावाड़ से 128, चूरू से 33, धौलपुर से 61, टोंक से 64, हनुमानगढ़ से 131, बारा से 116, बूंदी से 32, बांसवाड़ा से 66, सवाईमाधोपुर से 146, दौसा से 112 और जैसलमेर से 28, करौली से 100, प्रतापगढ़ से 51 केस। सूबे के अलग अलग जिलों की क्या स्थिति है वो हमने आपको बताई। प्रदेश में 3.35 लाख मरीज यानी 3,35,000 मरीज जो है वो रिकवर हुए हैं, जबकि 49,276 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो जो स्थिति पहले कोरोना की बनी हुई थी पहली स्ट्रेन में, ठीक है, हमारे साथ भीलवाड़ा से दिलशाद खान, हिमांशु मित्तल कोटा से, अविनाश जगनावत उदयपुर से और दीपक गोयल जयपुर से इस वक्त मौजूद हैं। लगातार अलग अलग स्थितियां क्या कुछ इन जिलों में बन रही हैं वो हमने एक आंकड़ा आपके सामने रखा है, लेकिन सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। क्या कुछ जानकारी दीपक राजधानी जयपुर से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि SOPs आज जारी हो जाएंगी, तो क्या कुछ उसको लेकर इनिशिएट किया जा रहा है और क्या कुछ आपके तरफ से जानकारी मिल रही है कोरोना की वजह से? देखिए, लापरवाही के कारण राजस्थान के अंदर करीब 50,000 एक्टिव केस हो चुके हैं और 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये बेहद अब जरूरी हो चुका है। आज से धार्मिक स्थल बंद हो चुके हैं। वीकेंड कर्फ्यू है वो शाम को 6 बजे से लागू हो जाएगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा, यानी कि 60 घंटे लोग घरों के अंदर कैद रहेंगे। जयपुर की यदि हम बात कर लें तो देखिए, जयपुर पहले फेज में एपिक सेंटर हुआ करता था और फिर से 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस राजधानी जयपुर के अंदर अभी हैं। राजस्थान के अंदर करीब 50,000 एक्टिव केस हैं। आज से वीकेंड कर्फ्यू है। हमारे साथ जिला कलेक्टर हैं अंतर सिंह नेहरा, उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारी उनका है। सर, सरकार ने कह दिया है कि वीकेंड जो कर्फ्यू है आज शाम को 6 बजे तक रहेगा। जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव केस है, अपनी कितनी तैयारी है? नहीं, राज्य सरकार के जो कल निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके संदर्भ में कल से आज शाम से 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू को सख्ती से पालना की जाएगी। समस्त DCP और एडिशनल कमिश्नर पुलिस जयपुर से इस संदर्भ में मेरी चर्चा हो चुकी है और इंसिडेंट कमांडर्स को भी मैंने मेरे जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि कल आज शाम से 6 बजे के बाद में इसको 100% लागू किया जाए और सख्ती से इसकी पालना की जाए। सर, अस्पतालों के अंदर अपनी किस तरह से व्यवस्था है, क्योंकि दूसरे राज्यों के अंदर हालात विकट होते जा रहे हैं, अपने जयपुर में किस तरह से व्यवस्था है? ऑक्सीजन, बेड्स, अस्पताल? अभी वर्तमान में स्थिति ठीक है, परंतु जिस प्रकार से नंबर बढ़ रहा है उसमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और लोगों से अपेक्षा है कि वो कृपया अपने एसिम्टोमेटिक है वो घर पर ही लाभ प्राप्त करें। सिर्फ प्रॉब्लम आने पर या सिम्टम्स हैं और ऑक्सीजन लेवल कम है तो हॉस्पिटल्स में जाएं। जैसा कि आपको विदित है, कल हमने जयपुरिया और ESI हॉस्पिटल को भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया और ESI को भी अधिकरण के आदेश दे दिए गए हैं। अतः इस समय पर पूरी तैयारी कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इससे पिछली बार जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, इस बार भी हम उसमें पार पा सकेंगे। और ऑक्सीजन की भी हमारी कैपेसिटी पिछली बार से करीबन डबल हो गई है प्रोडक्शन की, तो मैं समझता हूं कि यदि बहुत ही कोई अनहोनी नहीं हो तब तक अपने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर, क्या होटलों को भी क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा, MOU किया जाएगा? ये बिल्कुल, पहले भी पिछली बार भी एक बात हुई थी। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जिस दिन बैठक यहाँ ली थी उसमें भी मैंने उनको ये निर्देश दिए थे कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं
पुनः MOU करके इसमें अपने को कोविड केयर सेंटर के रूप में उनको डेवलप करना चाहते हैं, तो वो हमारे को MOU नाम दे दें, आपस में MOU कर ले और हम उसको कोविड केयर सेंटर के रूप में परिभाषित कर देंगे। और वहाँ पर वो जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और अपने परिवार से दूर रहने के लिए, जो ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं, सिर्फ मेडिकल केयर की ज़रूरत हो और ये महसूस करते हैं कि घर से बाहर सेपरेट रहना है, तो ऐसे आदमियों के लिए कोविड केयर सेंटर के रूप में सभी जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो उनसे संपर्क कर लें, MOU कर लें और हमारे को जो ही देंगे हम उसको कोविड केयर सेंटर के रूप में परिभाषित कर देंगे। तो बिल्कुल पगराना के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर अपने बनाया, क्या वहाँ लोग आने लग गए, वहाँ शिफ्ट करने लग गए लोगों को? नहीं, अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है, क्योंकि यदि ये परिस्थितियां बनी तो कोविड केयर सेंटर के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा। वहाँ सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को वहाँ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति चूंकि अभी बेड्स वगैरह अवेलेबल है, तो वो जो ही उसको हमने तैयार कर रखा है, जो ही आवश्यकता पड़ेगी उसको चालू कर। अंतिम सवाल यह है कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा सर आज वीकेंड लॉकडाउन में? ये समझ लें कि आवश्यक जो निर्देश जो दिए हुए हैं, जो डायरेक्शंस हैं, जो 6 से 5 बजे तक जो चीज़ें खुली रहेंगी वही अब वीकेंड पर खुली रहेंगी। तो ये समझ लें कि आवश्यक वस्तुओं वाली जो चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी, बाकी सब चीज़ें बंद रहेंगी। तो इसमें क्या सर, किराने की दुकान, फल सब्जी मंडी, ये सब तमाम चीज़ें खुली रहेंगी? पेट्रोल पंप, LPG? नहीं, LPG वगैरह खुली रहेंगी, फिर किराने और पेट्रोल वो वीकेंड में वो 2 दिन के लिए खुली नहीं रहेंगी। बाकी LPG का है या अन्य मेडिकल की दुकान है, ये खुली रहेंगी। तो सब्जी मंडी और ये सर, ये सब खुली रहेंगी? नहीं, इसके वीकेंड लॉकडाउन में तो सभी चीजें बंद रहेंगी, क्योंकि 2 दिन का ही है। तो 2 दिन में अपनी सब्जी किराना वगैरह आज भी आदमी लेके व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब कि केवल मेडिकल और LPG और आपका पेट्रोल पंप, ये 3 चीजें खुली रहेंगी वीकेंड लॉकडाउन में? हाँ बिल्कुल, केमिस्ट की दुकान वगैरह, ये सारी चीजें जो है, केमिस्ट है, डॉक्टर, मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी बाहर निकले आवश्यक होने पर, बाकी बिल्कुल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी बाहर निकले। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर जो लोग वहां पर तैनात किए गए हैं वो भी कोऑपरेट करेंगे। इस तरीके की व्यवस्था कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ रखी जा रही है। लगातार अन्य सहयोगी भी हमारे बने हुए हैं। अविनाश जगनावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजसमंद में। कोटा में हिमांशु मित्तल हैं। हिमांशु, आपके पास पहले आते हैं। कोटा एजुकेशन नगरी को हमने जब पिछले साल देखा तो बार बार हम लोग सवाल यही कर रहे थे कि कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि आजीविका और राजस्व दोनों के लिए कोटा बहुत अलग तरीके से जाना जाता है। वहां पर एजुकेशन हब होने की वजह से हॉस्टल्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, सब पर इसका असर होता है। क्या कह रही है आज ये नगरी? देखिए आशीष, फिलहाल पूरी तरह से हालात कोटा के चिंताजनक बनते जा रहे हैं। स्थिति ये बन गई है कि एक तरफ तो वैक्सीन जो जोर शोर से चल रहा था, वैक्सीनेशन, उसका जो क्राइसिस है वो मोटे तौर पर नज़र आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों पर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। शहरी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ वैक्सीनेशन, जो केंद्र जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, वहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से जो वैक्सीनेशन है कुछ लोगों को मिल पा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता ये कि कल पूरे दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन कोटा में नहीं रहा और किसी भी पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लग पाया। स्थिति ये बनती जा रही है कि अब कोटा मेडिकल कॉलेज जो कि पूरी तरह से कोविड डेडिकेटेड हो चुका है, वहां पर अब जो बेड का क्राइसिस है वो भी सीधे तौर पर आने लगा है। अब ऐसे में ये हालात, ये शुरुआत मैंने इसलिए की है कि स्थिति कितनी भयावह है, कितनी भयावह होती जा रही है, क्योंकि जिस तेजी के साथ में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़ रही है वो पूरी तरह से चिंता बढ़ा देने वाला है। 15 दिन के अंदर 5,900 से ज्यादा एक्टिव केसेस कोटा के अंदर हो चुके हैं, जो अपने आप में इस आंकड़े के साथ में बताते हैं कि स्थिति किस ओर जा रही है। फिलहाल वीकेंड जो लॉकडाउन है उसकी शुरुआत होगी। मेरे साथ में डिप्टी डायरेक्टर सूचना जनसंपर्क हरिओम गुजर साहब है। सर, किस तरह से जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां की हैं, किस तरह से जो वीकेंड लॉकडाउन है वो रहेगा, क्या क्या इसको लेकर, क्योंकि कोटा एजुकेशन अब है, कोचिंग को बंद करने का पहले ही फैसला ले लिया गया है, लेकिन आगे जी ये किस तरह से फुलफिल होगा? प्रशासन का मुख्य लक्ष्य यह है कि अधिकतम उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, किसी तरह के लोगों में भय न हो, सतर्कता के साथ निकलें। इसको लक्ष्य को लेकर के काम किया जा रहा है। ख़ास तौर से जो उपलब्ध संसाधनों के साथ टीकाकरण है उसको लगातार जारी रखें, जिससे कि लोग टीका लगवा सकें। जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनको होम आइसोलेशन की सारी सुविधाएं घर बैठे मिलें, और जो सीरियस हैं उनको हॉस्पिटल में पहुंचा करके वहाँ जो उपलब्ध संसाधन हैं उसके हिसाब से उनका इलाज हो सके, इसको लेके काम किया जा रहा है। सरकार ने अभी सोमवार तक लॉकडाउन का जो निर्णय लिया है उसको कठोरता से पालना की जाए। इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन पूरी तरह सफल हो,
खासतौर से जो शहरी क्षेत्र है उसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके कोई भी बाहर नहीं निकले, ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके कोई भी बाहर नहीं निकले, ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ में एक जानकारी ये भी आशीष की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी एक पहल की गई है। जो भी कोविड पेशेंट है, क्योंकि अब मोटे तौर पर कल भी हमने जिक्र किया था कि जो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में उन तक मेडिसिन नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे में लोकसभा स्पीकर के तरफ से दिल्ली और कोटा में एक विशेष जो हेल्पलाइन सेंटर है वो बनाया गया है। ऐसे पेशेंट जिनकी कोविड की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद में उसके घर तक कोविड का जो मेडिसिन किट है वो पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तो लोकसभा स्पीकर की तरफ से फिलहाल इसको लेकर के पहल की गई है, पूरी की पूरी एक टीम बनाई गई है। ऐसे जरूरतमंद जो कि दवा नहीं ले सकते, ऐसे जरूरतमंद जिन्हें दवा नहीं मिल पा रही है किसी भी वजह से, उन तक दवा पहुंचाने को लेकर के लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी प्रयास किए गए हैं। लेकिन इन सब के साथ में फिलहाल जो मेडिकल कॉलेज में हालात बन रहे हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि धीरे धीरे मेडिकल संसाधन भी जवाब देने लगे हैं। आशीष, एक केस और आया है जिसके बारे में जिक्र करना चाहेंगे कि एक महिला जिसकी उम्र 32 साल थी, जिसको कोविड पॉजिटिव हुआ, खांसी जुकाम बुखार के सिम्टम्स थे, महज 24 घंटे के अंदर जो 80% लंग्स है वो पूरी तरह से खराब हो गए। यानी कि डॉक्टर्स फिलहाल इस केस को बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से देख रहे हैं और उनका यह मानना है कि 24 घंटे के अंदर पूरा जो लंग्स हैं वो खराब हो गए। ये स्थिति को कितनी भयावह होती जा रही है और किस तरह से कोविड जो अपना विकराल रूप सामने लेकर के आ रहा है, इन हालातों के साथ में, इन केस स्टडीज के साथ में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर पता लग रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर लोगों को समझना होगा, लॉकडाउन नहीं भी लग रहा है तो अपने आप को घर में लॉक रखना होगा, क्योंकि जब तक बहुत जरूरी नहीं हो तब तक लोग नहीं निकले, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह है, बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल हिमांशु, और निश्चित रूप से आप भी अपना ख्याल रखें। हमारे सभी सहयोगी जहां से अलग अलग जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सभी अपना ख्याल रखें, हम भी यही अपील करेंगे। और दर्शकों से भी लगातार हम आप सभी लोग, जितने लोग अपने ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सभी लोग लगातार अपील कर रहे हैं। भीलवाड़ा में दिलशाद इस वक्त मौजूद है, राजसमंद में अविनाश जगनावत है। अविनाश, आपके पास आते हैं, उसके बाद भीलवाड़ा जाएंगे, क्या कुछ वहाँ की स्थिति है इस पर दिलशाद से बात करेंगे। लेकिन उदयपुर के अलावा राजसमंद की स्थिति क्या है, क्या कहते हैं वहाँ के हाल, अविनाश आपसे जानना चाहेंगे। जयपुर, कोटा और अब उदयपुर आया फिर अपना। जी देखिए, दोनों ज़िले जो है वो काफ़ी कोरोना के हिसाब से देखे जाए तो डेंजर है। पहले बात मैं राजसमंद की करूंगा, क्योंकि राजसमंद में कल उपचुनाव को लेकर मतदान होना है और उसके ठीक एक दिन पहले 247 केस, जो कि दूसरे फेज की जो लहर है उसमें सर्वाधिक आंकड़ा जो है वो कल सामने आया है। क्योंकि राजसमंद में लगातार एक चर्चा बनी हुई है कि इलेक्शन के चलते सैंपलिंग जो है वो कम हो रही है, लेकिन कल करीब 247 केस आने के बाद में कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो कल का दिन रहेगा, जिसमें कि कल मतदान होना है। उसको लेके स्थानीय जिला प्रशासन जो है उसने अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है। तमाम जो प्रयास है वो इस तरह से किए गए हैं कि जो 340 पोलिंग बूथ है वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाए, उसकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उसके अलावा इन तमाम जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है, ताकि जब लोग यहाँ पर पहुँचे तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर कराई जा सके। अब मैं आता हूँ उदयपुर के उदयपुर जो है वो, अगर उसकी बात करें तो उदयपुर अब राजस्थान का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पिछले 7 दिनों से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या 700 से ज़्यादा है। उदयपुर जिले में की अगर पिछले उस पखवाड़े की बात करें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, तो करीब 7000 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। उसमें से 33 कोरोना संक्रमितों की डेथ हुई है, जो आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और डरावने वाला भी है, और ये बता रहा है कि आगे उदयपुर की स्थिति क्या होगी। कल 711 केस उदयपुर में सामने आए, 6000 से ज़्यादा एक्टिव केस जो है वो उदयपुर जिले के अंदर हो चुके हैं। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है, जिला कलेक्टर है, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता किस तरह से बढ़ पाए उसकी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो तमाम धर्मगुरु है उनके साथ में जिला कलेक्टर ने उदयपुर शहर में एक पैदल मार्च किया था और लोगों को मास्क लगाने और उनको सोशल डिस्टेंसिंग करने की अपील की थी। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे उदयपुर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं वो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में जो नाइट कर्फ्यू था उसकी अवधि बढ़ाई थी, उसको 6 बजे लागू किया गया था और 5 बजे जो है बाजार बंद करने के आदेश दे दिए। बिल्कुल अविनाश, जिन व्यापारियों ने या जिन जाहिर है जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है
हर एक स्तर पर काम करना पड़ेगा, हर एक स्टेप पर काम करना पड़ेगा जिस तरह के हाल बने हुए हैं। हमारे साथ भीलवाड़ा से दिलशाद भी मौजूद हैं। दिलशाद, क्या कुछ कह रही है भीलवाड़ा नगरी, क्योंकि औद्योगिक नगरी के तौर पर भी पहचान है और उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से हमने पड़ते देखा है, तो ऐसे में क्या हाल दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल, कोरोना संक्रमण की वजह से बड़ी मुश्किल से भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो उभर कर निकली थी। लेकिन वर्तमान में स्थिति की अगर बात की जाए तो हर रोज 300 से 400 पॉजिटिव केस आ रहे हैं। भीलवाड़ा में उपचुनाव भी है, ऐसे में भीलवाड़ा मॉडल जो कोरोना के शुरुआती दौर में बना वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उस भीलवाड़ा मॉडल को कारगर साबित करने के लिए या वर्तमान में जिस तरह की स्थिति भयावह बनती जा रही है उसे नियंत्रण करने के लिए यहाँ के चिकित्सा विभाग ने किस तरह के प्रबंध जो किए हैं उसको जानने के लिए हमारे साथ एमजी हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि किस तरह के हालात वर्तमान में हैं और मरीजों का इलाज जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे मसले पर है वो किस तरह से निभाया जा रहा है। जी देखिए सर, भीलवाड़ा पहले भी हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट के साथ लेकर अच्छा काम किया है। अभी जो सिचुएशन आई है जिसमें कि एक्टिव केस काफ़ी बड़े हैं और पेशेंटों को एडमिशन की आवश्यकता पड़ रही है, इसके लिए कल देर रात तक हमने जिला प्रशासन के साथ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे, हेल्थ मिनिस्टर साहब के निर्देश पे मीटिंग की है और हम लोगों का पूरा फोकस इस चीज़ पे है कि जिन पेशेंटों का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम है उनको हर हालत में बेड दिया जाए। और एमजी के अंदर हम लोगों ने करीब 300 मरीजों की इस तरह की व्यवस्था कर ली है और आज मेरे पास करीब 180 पेशेंट एडमिट हैं। हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि रेमडेसिविर का रैशनलाइज यूज़ हो, ऑक्सीजन रैशनलाइज वे में की जाए, ऑक्सीजन को उन मरीजों के लिए सेव करके रखा जाए जिनको इनकी आवश्यकता सबसे अधिक है। इस पे फोकस करते हुए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। आम आदमी में एक एंटिसिपेशन है कि रेमडेसिविर नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। हमने जिला अस्पताल में बेड बढ़ाए हैं, एक स्टेप डाउन हॉस्पिटल तैयार किया है, 100 बेड का आयुष हॉस्पिटल। निजी अस्पतालों से भी कल देर रात तक हमने चर्चा की है और उन्होंने भी हमें 600 बेड आज शाम तक अवेलेबल कराने का प्रॉमिस किया है। किसी भी हालत में इस शहर में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन बेड्स की तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। हम रात दिन करके इस प्रयास में लगे हुए हैं। रेमडेसिविर के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक भ्रम जो आम लोगों में चल रहा है, अगर इसका लॉजिकली यूज़ किया जाता है कि जिन मरीजों का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम है और ये इफ़ेक्टिव फर्स्ट 7 to 9 डेज में ही है, ये सिर्फ वायरल रिप्लिकेशन को कम करता है। ओवरऑल मॉर्टिलिटी के लिए जो दूसरी दवाएँ हैं जैसे डेक्सामिथोसोन है, लो मोलिकुलर वेट है, क्योंकि इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना से डेथ्स होती हैं, तो उनकी पर्याप्त मात्रा में औषधियाँ हमारे पास हैं। तो पब्लिक इस चीज़ को पैनिक नहीं करे और हम लोग सब चिकित्सक वर्ग, फिजिशियंस, जिसके ऊपर हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम इस दवाई को रैशनलाइज यूज़ करें और जब हम इसको रैशनलाइज यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। ऑक्सीजन बेड्स पे हमारा पूरा फोकस है। हम जिसका सैचुरेशन 90 से कम है उसको लो फ्लो दे रहे हैं और जिनको कम और पड़ता है हाई फ्लो भी दे रहे हैं। रैशनलाइज करके कमेटी बनाई है, 2 आदमियों को लगाया राउंड द क्लॉक जो ऑक्सीजन की डिलीवरी को चेक करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं। जिला प्रशासन ने हमें 800 सिलेंडर पर डे तक अवेलेबल कराने का एश्योर किया है। साथ ही पास का जिला है चित्तौड़गढ़, जहां अभी इतने पेशेंट नहीं है, वहां के ऑक्सीजन प्लांट को भी हम लोग काम में ले रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि बिल्कुल जाहिर तौर पर यानी कि पूरी एक पुख्ता तैयारी है। दिलशाद, यहाँ भी बहुत शुक्रिया आप चारों सहयोगियों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अलग अलग जगहों से क्या कुछ स्थितियां बनती हैं उसकी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन कोरोना का काल कह सकते हैं अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है और इस परेशानी में जाकर बाहर निकल कर आना है प्रशासन, इसलिए और सरकार इसीलिए चिंता देखते हुए हर एक प्रयास कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, लगातार खबरें जारी रहेंगी, ब्रेक के उस पार भी।